नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 2014 के लोकसभा चुनाव होने ही वाले थे। उससे पहले नामांकन दाखिल करने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए हुए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ना किसी ने भेजा है और ना मैं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। उसके बाद 2014 में प्रचंड जीत, 2019 में प्रचंड जीत और अब साल आ गया है 2023, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने। इस बीच अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, वो ये कहते हैं कि यहीं से आए थे और यहीं से चले जाएंगे। इन बातों को का वो जो जिक्र कर रहे हैं वो पटना की बैठक से पहले कर रहे हैं जो 23 तारीख को होनी है। तो क्या मायने हैं, तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, कहा तो आमतौर पे यही जाता है कि दिल्ली की जो कुर्सी का रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है और अखिलेश यादव भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहीं से आए थे, शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं से चले जाएंगे। क्या समझा जाए? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश साथ थे तो 85 होती थी। तो आप ये समझ लीजिए कि 543 सीटों में अगर किसी एक राज्य से 80-85 सीटें हों तो फिर ये तो कहना ही पड़ेगा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश लखनऊ होकर जाता है। तो 80 सीटों वाले राज्य में अगर आपकी हार हो जाती है तो आप दिल्ली की सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर 80 सीटों वाले राज्य में आपकी जीत हो जाती है तो जाहिर है कि आप वहां पहुंच सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पिछले 2 बार से खास तौर से बड़ा ही डिसाइसिव मैंडेट दे रहा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। 2014 में 71+2 अपना दल वाली 73 सीटें चली गई एनडीए के पास, और एक एक्सपेरिमेंट के तहत 2019 में बीएसपी और सपा साथ आ गए। कोई दिल मिल गए थे ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड वेग है उसे कैसे थामा जाए, सब जानते थे कि अगर हार होगी तो फिर टूट जाएंगे ये। उसे रोकने के लिए अखिलेश यादव ने बीएसपी को बढ़िया सीटें भी दी, लेकिन वेग रुक नहीं पाया। 15 सीटें ही मात्र जीत पाए और उसमें 10 सीटें बीएसपी जीत गई, 5 ही सपा जीत पाई। तो आप ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनावों में जो जबरदस्त जीत मिली है, दिल्ली में सरकार जो बनी है, उसकी सबसे प्रमुख वजह तो वही है। 282 सीटें आई थी 2014 में, उसमें से 73 माइनस कर दीजिए, नहीं तो बड़ी संख्या हो जाती है। हाँ, तो आप 209 पे पहुंच जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि उसी प्रकार 300 सीटें आई, 62 सीटें उत्तर प्रदेश से थी। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश पूरे जो भारतीय जनता पार्टी का स्कीम है उसके ध्रुव में है, कोर में है, और इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जरिए ही केंद्र में आई थी, उत्तर प्रदेश के जरिए ही चली जाएगी। हम लोगों ने एक बार चर्चा भी की कि विपक्ष की कोशिश है कि 250 के अंदर समेट दे भारतीय जनता पार्टी को, ताकि वो जो प्रचंड बहुमत वाली सरकार है वो कम से कम ना बने या फिर कमज़ोर हो जाए कुछ। अगर उत्तर प्रदेश को ही ध्यान में रखें, 80 सीटों को ही ध्यान में रखें तो बहुत पीछे चली जाएगी। अगर ये सीटें, अगर 80 की 80 सीटें अगर निकल जाती हैं, सोचिए 303 और उससे निकल गई 80, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे तो जाहिर है कि बहुत बड़ा चंक आता है और यहाँ से चूँकि जीतती रही है, 2 बार का इतिहास भी ये कहता है। लेकिन अखिलेश यादव के मन में क्या है कि वो जो स्टीयरिंग पकड़ने वाली बात जो तेजस्वी ने कही थी, वो स्टीयरिंग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सिर्फ अकेले पकड़ना चाहते हैं विपक्ष को लेकर, या फिर वो सहयोगी के तौर पर और लोगों को भी चाहते हैं? क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि हर कोई हमारा साथ दे, तो उनका असल मतलब क्या होता है? देखिए, अखिलेश यादव के जो बयान उत्तर प्रदेश की सियासत के संदर्भ में समय समय पर आए हैं, पहले उसका आकलन कर लीजिए। उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, हमें किसी और बड़े दल से गठबंधन नहीं करना है। बड़े दल का मतलब उनका था सपा और कांग्रेस, माफ करिए, बसपा और कांग्रेस।
और दोनों से उन्होंने गठबंधन कर लिया था, एक से 2017 में, एक से 2019 में। उनकी पार्टी को फायदा नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने तय किया छोटे दलों के साथ गठबंधन करूंगा। उसके बाद आप देखिए कि हाल के दिनों में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला देती है। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। एक अगर ये तीनों वोट बैंक को मिलाया जाए तो बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है, लेकिन ये दावा बहुत इसलिए मुझे तार्किक नहीं लगता है क्योंकि कोई पिछड़ा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ हो ऐसा तो है नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी में भी है, वो दूसरे दलों में भी है। बिल्कुल। दलित जो है वो एक बड़ा वर्ग मायावती जी के पास है और दूसरे दलों के पास है। और अल्पसंख्यकों का जहां तक सवाल है तो उनके सामने हमेशा प्रश्न रहता है। उसमें सबसे ज्यादा संख्या सपा के साथ है, बिल्कुल, लेकिन उनके पास दो ऑप्शन और रहते हैं हमेशा, कांग्रेस और बीएसपी। और बीजेपी तो ये दावा करती है कि अल्पसंख्यक जो है हमारे साथ भी आते हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमको इग्नोर कर दिया है, फिर नहीं। उन्होंने कार्यक्रम चलाए और 22 तारीख से उत्तर प्रदेश में मोदी मित्र अभियान चल रहा है, जिसमें कि हर जगह जा करके खासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में जो हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं, उनको बताया जाएगा कि क्या क्या सरकार ने आपको दिया है। और ये सिलसिला देवबंद से शुरू किया जा रहा है। तो तीसरा उनका अब आया है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गंभीरता से लड़ना चाहते हैं तो हमें मजबूत करें, सपा को मजबूत करें और हमें मजबूत करें, सपा को मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे, बीजेपी को भगाएंगे। 80 हराओ, बीजेपी भगाओ। यानी वो स्टीयरिंग खुद ही पकड़ना चाहते हैं, ये तो तय है। जाहिर है। पर देखिए कि ये जो तीनों बयान आए हैं पहले में कि हमें किसी भी दल, बड़े दल से गठबंधन नहीं करना है, से लेकर के ये बयान कि सभी दल मेरे पीछे आ जाइए, हमारा समर्थन कीजिए, इसमें एक बहुत भयंकर चेंज आप देखेंगे। यहां पर है कि कांग्रेस और बसपा आउट है, यहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा भी है, आज चाहते हैं तो आए हमारे पीछे, हमारे नेतृत्व में आए। आप देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जितने भी दल हैं दिल बड़ा करें और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हम 80 सीटों पर हराएंगे, बीजेपी को दिल्ली से भगा देंगे। तो ये जो बदलाव आया है अखिलेश यादव के बयानों में, इसकी कोई वजह तो होगी। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव एक दबाव में है और इनसाइड स्टोरी यह है कि यह दबाव दरअसल हाल के दिनों में उन पर आरएलडी की तरफ से सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय लोकदल जिसके नेता हैं चौधरी साहब, चौधरी जयंत सिंह, और जाट समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली समुदाय है और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है। और जयंत चौधरी साथ काम कर रहे हैं चंद्रशेखर, जिसे रावण भी बोलते हैं, हालांकि वो अब शायद इसको पसंद नहीं करते हैं ऐसे बुलाया जाना, चंद्रशेखर है ना, उनके साथ। और वो भी उसी समुदाय से आते हैं जिससे मायावती जी हैं। हाँ। है ना, और उनका भी अपना एक रसूख बन गया है। और न जयंत चौधरी को कांग्रेस से दिक्कत है, न चंद्रशेखर को दिक्कत है, दिक्कत समाजवादी पार्टी को है। लेकिन जयंत चौधरी और चंद्रशेखर ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आगे राह चलने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब जयंत चौधरी और बाकी उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि कांग्रेस अगर अपने उम्मीदवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े कर देगी और फिर से गैर भाजपा वोट बंटने लगेंगे तो किसका फायदा होगा। आप कांग्रेस से वो दूरी क्यों बनाना चाहते हैं जिससे हमें ही नुकसान हो जाए। सही बात है। तो आप कांग्रेस के प्रति अपने व्यू को चेंज करिए और वही चेंज आप यहां देख रहे हैं। तो ये दबाव अपनों का ही है, अपनों का है। और वो अपनों का दबाव जो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के पास वोट आ सकते हैं,
देखिए, वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी तन्मयता के साथ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अपनी अपनी जमीन पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दल खड़े हैं। इन लोगों का कोई इतिहास नहीं है कि इन्होंने कभी भी बीजेपी से कोई गठबंधन किया हो, वरना तो हर दल कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस से, छोटे दल जितने भी हैं वो करते आए हैं। तो ऐसे में आज कहा यह जा रहा है कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, मुस्लिम समुदाय वो बीजेपी से नाराज है या फिर बीजेपी को वोट नहीं देगा, गुर्जर समुदाय उसमें भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। और सचिन पायलट चूंकि सबसे बड़े नेता गाजियाबाद से ही आते हैं, उनका बड़ा एक प्रभाव है इस क्षेत्र में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हैं तो राजस्थान की राजनीति में, लेकिन आपने देखा होगा उनको इधर भी प्रचार करते हुए। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। इस कॉम्बिनेशन को जयंत कह रहे हैं अखिलेश जी की डिनाई मत कीजिए, तो अखिलेश ने फिर ये नया फॉर्मूला निकाला है कि तो जिनको आना है आए, लेकिन हमारे पीछे आ जाए। मतलब यहाँ के चौधरी हम ही होंगे उत्तर प्रदेश के, और हम जो आपको कहेंगे आपको करना होगा। जितनी सीटें हम आपको देंगे आप ले लें, जितनी हम आपको नहीं दे पाएंगे तो संतोष कर लें, क्योंकि आपको दूसरी जगहों पे लड़ना है। और अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो कांग्रेस पार्टी को ही तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ा दल तो वही है, हर जगह सबसे ज़्यादा लड़ेगी वो, सबसे ज़्यादा सीटें उसी को ही आएंगी। भाई गिरी अवस्था में भी वो 50 सीट ले आई, कोई और पार्टी तो 50 सीट लेकर के आई नहीं है लोकसभा में। तो ये जो बदलाव है, इस फॉर्मूले को अखिलेश तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और पटना की बैठक से पहले उन्होंने ये कहा है कि जितने भी दल चाहते हैं कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, वो सब हमारे पीछे उत्तर प्रदेश में आ जाए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई, 80 सीटों में 62, 73 ऐसे लेकर के वो सरकार बनाई है, लेकिन अगर यहाँ हार जाती है तो फिर यकीन मानिए वो केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि आपने तो ये तय कर लिया, चलिए हर कोई सपोर्ट कर देगा, लेकिन आप होता है ना, आप मैदान में उतर गए, आपके पीछे सब लोग हूटिंग कर रहे हैं, हाँ अखिलेश भैया जिंदाबाद। आपके पास तलवार क्या है? आप लड़ेंगे किससे? क्या मुद्दा क्या है आपके पास? ऐसा कौन सा प्लान है आपके पास कि अगर हर कोई, मान लीजिए आपको लगता है कि एक सीट पर 1-on-1 हो, मान लीजिए 80 सीटों पर 1-on-1 हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को? कौन सा मुद्दा है? क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी, इसका जिक्र तो बहुत पहले से ही करते आए हैं अखिलेश यादव, और वहीं फिर से रिपीट करेंगे, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर देंगे सबके साथ में आने के बाद, क्योंकि मुद्दों पे ही चुनाव होते हैं। देखिए, इस बात को मानिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक मौलिक अंतर है। बिहार में जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है वो जातीय राजनीति के सामने कमजोर पड़ जाती है। सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो जातीय राजनीति वहां भारी पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाकये बहुत पिछले 2 चुनाव में हम लोगों ने देखे, विधानसभा और लोकसभा दोनों के, कि जो जातीय राजनीति है वो सांप्रदायिक राजनीति के आगे कमजोर पड़ जाती है। अब उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। बीएसपी और सपा मिल गए 2019 में, दोनों के वोट को अगर हम जोड़ें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सीटों पर हारनी चाहिए थी। लेकिन ये जो मैथ्स होता है, ये गणित दरअसल उस तरह से ट्रांसलेट नहीं करता है जिस तरह से हम और आप सोच लेते हैं, यहाँ बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं, या नेता अपने कमरों में बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जनता के मन मिजाज को नहीं समझ पाए। जो जाटव समुदाय है, बीएसपी का जो सपोर्ट बेस है, जाटव समुदाय जैसे ही मायावती जी को छोड़ता है वो बीजेपी के पास वोट करता है। अभी तक ये देखा गया है। अब कई सीटें ऐसी थी जहां पर सपा के उम्मीदवार थे, क्योंकि गठबंधन था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन कई सीटों पर था और सपा को वो सीट गई थी। तो जहां सपा भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वहां जाटव समुदाय अनुभव कहता है कि उसने सपा का साथ ही नहीं दिया, वो बीजेपी में चला था। अब आप ग्राउंड लेवल को समझिए।
अपना वोट बैंक आपका उस तरह से ट्रैवल करके जाएगा, ऐसा कौन गारंटी ले सकता है? वो आपने, मायावती जी ने आह्वान कर दिया कि भाई बुआ भतीजा साथ आ गए, लेकिन वोटर ने कहा कि अगर बुआ खुद लड़ेंगी तब तो वोट मिलेगा, और जो नहीं लड़ेंगी तो फिर तो बीजेपी को जाएगा। और देखिए क्या जबरदस्त नतीजे रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए। यूपी के 2 लड़के और बुआ, अगर ये तीनों मिल जाए तो भी क्या गारंटी है कि जीत जाएंगे? नहीं, देखिए इस बात को आप मानकर चलिए कि बीएसपी नहीं लड़ेगी गठबंधन में, और फाइट जो है वो त्रिकोणीय होगी या चतुष्कोणीय होगी? त्रिकोणीय तब जब अखिलेश और कांग्रेस साथ आ जाते हैं अंततोगत्वा, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी। अगर मान लीजिए ये साथ नहीं आ पाते हैं तो फिर कांग्रेस भी अपने कुनबे के साथ लड़ेगी, सपा भी लड़ेगी, बसपा भी लड़ेगी और बीजेपी भी लड़ेगी। तो दरअसल ये जो बदलाव है और ये नया फॉर्मूला जो पटका गया है पटना से पहले, वो आरएलडी के प्रेशर का नतीजा है कि आप वोटों को बांट देंगे। खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी 22 सीटें हैं हिमांशु, कम से कम 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर इस कॉम्बिनेशन से लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो जाती है, जिसमें कि मुस्लिम्स भी हों, दलित्स भी हों, जो चंद्रशेखर रावण की मदद से मान लीजिए कुछ थोड़ा हिस्सा आता है, कांग्रेस हो और अखिलेश हो। क्या होगा कि इधर की जो सीटें हैं इन सीटों पर, हर सीट पर आप रामपुर से सहारनपुर तक चले आइए तो आपको कहीं 35% तो कहीं 50% के रेंज में आपको मुस्लिम आबादी मिलती है। अब ये अगर एक तरफा वोट देती है तो उस उम्मीदवार को वो जिताने में सफल हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए मुस्लिम वोट बैंक बंटने लगता है, कुछ वो चला जाता है कांग्रेस को, कुछ चला जाता है सपा को, क्योंकि इस बार बसपा को वोट मुस्लिम वोट बैंक ने दिया नहीं। जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन्होंने जी जान लगा करके अखिलेश को वोट दिया था, और मैं फाइट करती हुई नजर भी नहीं आ रही। जमीन पर मैं देख रहा हूं कि बसपा के प्रति बहुत ज्यादा लगाव अकलियतों में खास तौर पर कम है इस बार। उन्हें लगता है कि मायावती जी का दावा हो सकता है आने वाले दिनों में बेहतर हो जाए, क्योंकि आजकल वो भी सक्रिय हो रही हैं, लेकिन जिस तरह का पहले उनका दबदबा था जमीन पर वो ऐसा नहीं लगता। तो मान लीजिए अगर 2 भागों में भी बंटता है, एक कांग्रेस के कुनबे में, एक सपा के कुनबे में, तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाती हैं। और ये जो सच है, इसी सच को बार बार हैमर करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख मिले, और उन्होंने जब दबाव बनाया कि भाई पश्चिम आपकी 50-48 सीटें उस तरफ रोहिलखंड से लेकर के पूर्वांचल तक, लेकिन इधर की जो इतनी सीटें हैं इसको आप नहीं फोरगो कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस साथ आ जाती है और आपकी शर्तों पर आती है तो आपको क्या दिक्कत है? अब ये कांग्रेस भी अपनी स्थिति जानती है कि उत्तर प्रदेश में उसके पास आज की तारीख में हाथ में कुछ है नहीं। आपने पिछले दिनों देखा होगा सपा ने रायबरेली और अमेठी में भी उम्मीदवारों की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, अचानक से वो थम गया है, क्योंकि ये कंसिडरेशन आ रहा है कि कांग्रेस को साथ में ले लेने से नुकसान क्या है। हालांकि ये तो 80 सीटों की बात हो गई। अखिलेश अगर लड़ेंगे भी तो उनको अगर स्ट्रेंथ मिलेगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 सीटें ही जीत पाएंगे, अगर वो सब जगह अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। कांग्रेस को कहा जा रहा है 200, उतना तो खड़े ही करेंगे। हाँ उनको भी तो एक पूरा कुनबा है ना, छोटे छोटे दलों से उन्होंने किया है गठबंधन। अगर कांग्रेस भी आ जाती है, चलिए मान लीजिए 50 सीटों पर अगर उनके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो अगर 50 की 45-40 सीटें अगर निकलती हैं, नहीं उनका बेस्ट रहा है 39 2004 में। अखिलेश यादव की पार्टी जब मुलायम सिंह सक्रिय थे तो बेस्ट जो हुआ है 39 2004 में आया था यह आंकड़ा। अमर सिंह और वो काल था, और बाद में 2008 में उसी आंकड़े के दम पर उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार बचाई थी जब लेफ्ट ने समर्थन वापस नहीं। मैं तो ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर रहा हूं जहां पर बहुत ज्यादा मजबूती के साथ गठबंधन लड़े।
अब मान लीजिए इतनी सीटें जीतेंगे और कांग्रेस पे कहा जा रहा है कि 200 सवा 200 सीटों पर, तो उसमें से अगर वो 150 सीटें भी ले आती तो दावा तो कांग्रेस का ही पुख्ता है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस अगर मान लेती है तो ये जो दिल्ली का जो रास्ता है वो उनके लिए भी और थोड़ा आसान हो जाएगा। उसमें मदद वो अपने आप की भी करवा रहे हैं, ये सिर्फ अखिलेश यादव की मदद नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दावा तो कांग्रेस का बनेगा ही। अभी से कोई बात कर नहीं रहा है क्योंकि जानता है कि गठबंधन में दरार ना पड़ जाए, लेकिन आगे चल के दावा तो बनेगा ही, तो मदद तो होगी ही कांग्रेस की। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी वापिस आ रहे हैं, मोदी जी अमेरिका पहुंचे हैं, राहुल गांधी अमेरिका से भारत पहुंच रहे हैं, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच एक पर्सनल केमिस्ट्री तो है, इस बात को मैं जानता हूं। आपने आज तक दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा होगा, और वो ठीक है, वो यूपी के 2 लड़के वाला फेल हो गया, पर उन्होंने अथक परिश्रम और कोशिशें की थी। वो स्ट्रैटेजी का एक फॉल्ट था। हाँ, दोनों के बीच मतलब ऐसा, जैसे अखिलेश यादव और मायावती के बीच में जिस तरह का झगड़ा हुआ बाद में, कभी नहीं इलेक्शन के बाद, हारने के बाद, कि आपने हमें हरा दिया, मायावती जी अलग हो गई जबकि सीटें उनकी बढ़ गई, तो उनके पास तो कोई भी नहीं था सीट। 2014 में उसके बाद 10 सीट आ गए। वही चीज है, बावजूद इसके वो दोष देते हुए चली आई थी। ये आप अखिलेश और राहुल गांधी में कभी नहीं देखिएगा। तो मुझे ये लगता है कि जो पटना बैठक के पहले इस तरह की जो लाइनें बोली जा रही हैं, दरअसल ये उसकी तैयारी है जो करीब करीब तय हो चुका है कि अखिलेश और कांग्रेस साथ आएंगे ही आएंगे। आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, एक चीज मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की जमीन जिस तरह से मजबूत की है ना, उसको हिलाने में एक आध चुनाव तो लग ही जाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये चुनाव आसानी से आप हरा देंगे ऐसा नहीं है। बिल्कुल, है ना, वो बात बनते बनते बनेगी। वो एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए हैं जो धर्म ध्वज लेकर चल रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था का वो उसी तरह से हिमायती है जिस तरह से किसी भी चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए। अरे पिछला इलेक्शन ही देख लीजिए, छींक निकल गई समाजवादी पार्टी को 100 सवा 100 सीटें लाने में। और देखिए, कानून व्यवस्था टाइट करने में एक जमाने में 2007 से 2012 की सरकार थी, मायावती जी का बड़ा नाम था, आपको याद होगा। तो लोग कहते हैं, कभी कभी बोल देते हैं कि उससे भी बेहतर क्या, उनका बड़ा नाम हुआ था। हाँ, आप आज की तारीख में उनकी जो भी राजनीति है, लेकिन लोग उस दौर को याद करते हैं। बिल्कुल, कि बड़ा टाइट करके उन्होंने रखा। हाँ, सबको टाइट करके रखती है। ऐसा। तो अभी भी मैं ये देख पा रहा हूँ, हालांकि इसमें ये कहा जाता है कि देखिए ये एक तरफा है और धर्म विशेष के लोगों को वो चुन चुन करके पकड़ा जा रहा है। वो डिबेट हो सकती है। बीजेपी वाले कहते हैं, वो फहरिस्त गिनाने लगते हैं कि ये देखिए धर्म विशेष का मामला नहीं है, इधर भी एक लिस्ट है और इसे भी देख लिया कीजिए जब आप बोलते हैं तो, है ना। लेकिन जो भी है, सम टोटल उसका मीनिंग यही है कि जो भी डिफॉल्टर है, माफिया जो भी है, वो जा रहे हैं। तो उसका एक उन्होंने बनाया है इमेज, और उस इमेज का लाभ उनको है चुनाव में। वो लोग वोट देने जाते हैं उस लिहाज से उनके पास कि भैया ये कानून व्यवस्था अच्छा कर रखे हैं, इन्हें वोट दो। तो इसीलिए ये बहुत आसान नहीं होगा अखिलेश और कांग्रेस का जुड़ना। जयंत चौधरी की जो बातें, वो बड़ी सोची समझी बातें हैं, वो आसान नहीं होगा। और इसीलिए पटना बैठक से पहले ये बोल करके एक तरह से अखिलेश तय कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़ाई जो हो वो त्रिकोणीय हो, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर घेरा जाए, हराया जाए। ये ना हो कि चतुष्कोणीय हो जाए और फिर आसानी से भारतीय जनता पार्टी निकलती चली जाए, क्योंकि मायावती जी इस तरफ आएंगी, इस बात की संभावना तो कम लग रही है। तो त्रिकोणीय फाइट अगर होती है तो देश के सबसे बड़े सूबे में अगर कोई एक समझदारी वाली बात सामने आ जाती है तो ये गठबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है। तब जबकि आप मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बिहार में और कर्नाटक में यकीनन घटेंगी, अगर उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी घटा ली जाए तो चांसेस ज़्यादा है, तो चांसेस और बेहतर हो जाए। चलिए देखते हैं कि जो प्लान, मास्टर प्लान कहेंगे, अखिलेश यादव बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सब लोग साथ में आइए, क्या संभव हो पाता है। और पटना की बैठक काफ़ी निर्णायक रहने वाली है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बैठकर कोई सहमति बन पाती है क्या,
और ये जो प्लान अखिलेश बता रहे हैं वो वहाँ पर भी रखा जाएगा, तो उसको लेकर कांग्रेस कैसा रिएक्ट करती है, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश की निर्णायक तो हमेशा से रही हैं, इस बार भी निर्णायक रहेंगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? 80 सीटों का जो हाल है क्या होने वाला है? क्या जो सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र हुआ, उन्होंने जैसा माहौल बना रखा है, जो पकड़ मजबूत कर रखी है, उसके बाद क्या कोई गुंजाइश बचती है अखिलेश यादव या फिर पूरे गठबंधन के लिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।